नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खबर की बात करते हैं, भारतीय सेना को लेकर आ रही है। लगातार 24 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने एनकाउंटर करके 3 आतंकियों को ठोक दिया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि 24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ है। इन 24 घंटों में 6 आतंकवादी भारतीय सेना के द्वारा ठोक दिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी ने बताया कि जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकी छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली तो पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम गई और इलाके की घेराबंदी कर ली और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों ने जाहिर सी बात है सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग शुरू करनी थी, उन्होंने की और उसके बाद भारतीय सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तो लगातार एक के बाद एक आतंकियों को ढेर कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जाननी जरूरी है कि कश्मीर घाटी से आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों के कमांडरों को ढेर करने और आतंकी कमर तोड़ने में काफी कामयाबी मिली है। इस साल कश्मीर घाटी में 136 आतंकी मारे जा चुके हैं, यानी कि भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी है। चुन कर इन आतंकियों को भारतीय सेना अब पकड़ नहीं रही है, बल्कि उनको उन्हीं की जगह पर ठोक दे रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर हिंद महासागर को लेकर आ रही है, जहां भारत ने चीन की हेकड़ी को जवाब दे दिया है। चीन की लगातार चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है और अब इंडियन नेवी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में युद्ध का अभ्यास किया है। सूत्रों के मुताबिक इस युद्ध अभ्यास में ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान और निकोबार कमांड की नौसेना शिरकत कर रही है। इस वॉर गेम में नौसेना के सभी युद्धपोत और दूसरे संवेदनशील उपकरण भी शामिल किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया, और जो कि जरूरी भी है। साथ ही जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि इस युद्ध अभ्यास में ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड के अहम युद्धपोत भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार कमांड नेवी, एयरफोर्स और आर्मी यहाँ पर ट्राई सर्विस है और तीनों शक्तियों का मिलना यहाँ पर अंडमान थिएटर कमांड फॉर्मेशन को तैयार करता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और साथ ही एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आड़ में जो चीन अपनी पनडुब्बियों को लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ कराता है, इससे उस पर भी लगाम लगेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल की करतूत लगातार बढ़ती जा रही है। चीन की ही राह पर नेपाल चल रहा है और अब भारत के सड़क और बांधों को बनाने पर वो आपत्ति जता रहा है। नेपाल ने इस बात का तर्क दिया है कि भारत के सड़क और बांध बनने से उसके क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि नेपाल से आए पानी के कारण बिहार के कई हिस्से जलमग्न हैं। वहीं गंडक और कोसी नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के समाचार पत्र के अनुसार ओली सरकार ने भारत को बकायदा डिप्लोमेटिक नोट भेजकर सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति जताई है। इस अखबार में नेपाल के सिंचाई मंत्री का भी बयान है। आपको बता दें कि सीमा विवाद के बीच भारत की ओर से बाढ़ रोकने में सहायक बांधों की मरम्मत कार्य को रोकने वाले नेपाल ने अब उल्टा भारत को ही अपने देश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल के गृह मंत्री ने बताया कि भारत के हस्तक्षेप की वजह से देश के दक्षिणी हिस्से में प्राकृतिक आपदा आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के एक तरफा निर्माण से बाढ़ का खतरा है। दोस्तों क्या बोल सकते हैं अब नेपाल को, जो कि लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब तो सरकार तक गिरने वाली है यहाँ की, लेकिन फिर भी पता नहीं किस भरोसे यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ पर भारत को अपनी कूटनीति को और मजबूत करना होगा ताकि नेपाल को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। बाकी आपका क्या कहना है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय रेल और चीन की कंपनी को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत 471 करोड़ रुपए की जो सिग्नल का ठेका था जो चीन को दिया गया था उसको खत्म करने जा रहा है और अब फाइनल इसमें मोहर लग चुकी है। सीमा पर तनाव कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी फिंगर 4 पर चीन रुका हुआ है। ऐसे में भारत सरकार चीन को आर्थिक चोट लगातार दे रही है। रेलवे के सार्वजनिक उपक्रम ने खराब प्रगति के कारण चीन की फर्म के सिग्नल और दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इससे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों की बोली रद्द कर दी गई। ये ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों को वहां के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया। अब ये ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। ये ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 खंडों के लिए था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो L&T को लेकर आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने कहा कि वे टेक्सास यानी कि अमेरिका की ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ये कंपनी दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधान उपलब्ध कराती है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की ये हिस्सेदारी कुल $2.5 करोड़ में खरीदी है। ये सौदा पूरी तरह से नकद है। कंपनी 2 किस्तों यानी कि $1.1 करोड़ और $1.4 करोड़ में भुगतान करेगी। इस अधिग्रहण से कंपनी दूरसंचार मूल उपकरण निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के मामले में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगी।
ऑर्केस्ट्रा का कारोबार 2019 में करीबन 11 करोड़ डॉलर का था और उसमें करीबन 80 लोग कार्यरत हैं। कंपनी के अनुसार ये सौदा दिसंबर 2020 तक पूरे होने की उम्मीद है। दूसरी आप अगली खबर की बात करते हैं तो वो CAIT को लेकर आ रही है। चीनी सामानों के बहिष्कार के अपने अभियान के तहत व्यापारियों के संगठन CAIT ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीमा क्षेत्र की परियोजनाओं में चीनी निर्माण मशीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजा है जिसमें चीन की मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि मालिकों को संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने में सक्षम है, खासकर कि चीन की। CAIT ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चीन द्वारा विभिन्न मशीनों की आपूर्ति की जाती है और इसके स्पेयर पार्ट का उपयोग अक्सर किया जाता है। कई मामलों में ऐसे निर्माण कार्य करने वाली भारतीय कंपनियां चीनी मशीनों का उपयोग कर रही हैं, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ स्थापित की जाती हैं। यदि ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाता है, खासकर की सुरक्षा के मामलों में, तो मशीन के सभी डेटा के साथ साथ उसके स्थान, उसके परिचालन घंटे और अन्य रणनीतिक विवरण भी चीन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी आप अगली खबर की बात करते हैं तो वह HAL को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक एल्टा के ELM 2052 एयरबोर्न आयसा फायर कंट्रोल रडार को एकीकृत करेगी, जिसकी खरीद मूल रूप से जागुआर डिस्प्ले अटैक रेंजिंग इंटर नेविगेशन यानी कि डेरिन थर्ड अपग्रेड प्रोग्राम के निर्माण के लिए की गई है। पहला तेजस MK1 जेट जो कि 2023 में पहला उड़ान भरेगा, इसे उस पर लगाया जाना है। इसके अलावा कई विशेषताओं वाले उपकरणों का परीक्षण भी इस फाइटर जेट में किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन जेट का इस्तेमाल कई नई विशेषताओं और उपकरणों का परीक्षण करने के लिए किया गया है, जो तेजस MK1 जेट के लिए डिजाइन किए गए हैं और जेट के ELM 2052 आयसा का परीक्षण करने के लिए एक जेट का उपयोग किया जाएगा। नई स्मार्ट मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले यानी कि MFD के साथ CR, डुअल रैक पाइलॉन्स, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, POD आदि शामिल है। आपको बता दें कि 83 अपग्रेडेड किए जाने वाले तेजस MK1A के लिए अभी ये सौदा स्थगित किया गया है और इस साल के अंत तक इसके होने की भी संभावना है। लेकिन डर इस बात का है कि देश में वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति धीमी होने के कारण ये जो परियोजना है वो आगे खिसक सकती है। आपको बता दें कि तेजस Mark 1A जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को फायर करने में सक्षम होगा और इसके साथ ASRAM क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ वेम्पेल R73 CCM और डर्बी ER BVR मिसाइल्स भी इसमें लगाई जानी है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप जो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।